हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे, बिल्कुल भी अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में हीट ट्रांसफर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सेशन में स्पेशली हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, और ये रिलेटेड है हमारा हीट ट्रांसफर से। तो जब तक आप कंडक्टिविटी नहीं समझेंगे तब तक कंडक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस सेशन में पहले हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, फिर उसको कंसेप्चुअली भी समझेंगे और फिर देखेंगे कि कोई भी मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, किसी भी स्टेट में है तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है। अगर हम उसमें टेम्परेचर चेंज कर दें या उसके मॉलिक्यूलर वेट में चेंजेस आ जाए या प्रेशर में चेंजेस आ जाए तो उसके कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक स्मॉल डिस्कशन हम लोग उस पर भी रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे पहले आपको समझना होगा, ये एक मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टी है, राइट। मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टी है जो कि ये बताता है कि कितने अच्छे तरीके से आपका कोई भी मटेरियल हीट को कंडक्ट कर रहा है ना। तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी मटेरियल में कंडक्शन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, इस चीज का निर्धारण कौन तय करता है, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मान लीजिए आपके पास दो मटेरियल है, एक काफी हाईली थर्मल कंडक्टिव है और एक बहुत ही लो थर्मल कंडक्टिव है, जैसे कि हम वाटर को ले सकते हैं, एयर को ले सकते हैं। जनरली इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है कंपेयर टू प्योर सॉलिड ना। प्योर क्रिस्टल आप ले लीजिए, जो भी जैसे कि हमारा डायमंड है, प्योर मेटल ले लीजिए जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो इन दोनों के थर्मल कंडक्टिविटी में काफी डिफरेंस होता है। तो यहां पे देखेंगे अगर हम कॉपर लेंगे तो उसमें हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे तरीके से होगा ना, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। अगर हम एयर में हीट ट्रांसफर करना चाहें, कंडक्शन बहुत ही कम होगा क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम है। एक जनरल परसेप्शन मैंने आपको बता दिया, कंडक्टिविटी इट इज द ना क्या है। अगर इस चीज को हम समझे, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच टेल्स यू द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट ना, कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, ठीक है। अब इसको जरा मैथमेटिकली देखते हैं कि ये किस तरह से रिलेटेड है। तो आपको मैंने बताया था कि कंडक्शन में फूरियर्स लॉ जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वही मेन इक्वेशन है जिसके आधार पे हम कंडक्शन एनालिसिस करते हैं किसी भी मटेरियल में। तो अभी मैं फूरियर लॉ से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि फूरियर लॉ में क्या है, अगर हम कंडक्शन को लिखना चाहें तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कैन बी रिटन एज ना के ए एंड डी टी बाय डी एक्स। चलिए अभी हम निगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो जनरली फिजिक्स में दो तीन तरीके से किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं। एक तो उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में उसको हम बताएंगे, जो कि कंसेप्चुअल पार्ट हुआ। एक हम लोग मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं और सबसे बेस्ट तरीका होता है यूनिटरी मेथड ना। यूनिटरी मेथड कैसे कहेंगे ना, यूनिटरी मेथड का है कि यहां पे अगर हम k को लिखें फॉर्मूला वाइज तो k कैन बी रिटन एज q बाई a इंटू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से समझना होगा कि k बराबर q बाई a डी टी बाई डी एक्स। अब यूनिटरी मेथड में क्या है कि डिनोमिनेटर को आप 1 कर दीजिए, हर एक चीज को यूनिट ले लीजिए 1 ना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उस केस में अगर ध्यान से देखेंगे योर k विल बी इक्वल्स टू q ना। Q क्या है यहां पे, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये कब होगा, राइट ना, ये तब होगा जब आप ध्यान से देखेंगे जब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T 1 डिग्री सी होना चाहिए ना। हमारा जो थिकनेस है x, दैट इज योर थिकनेस ना। तो मान लीजिए अगर ये 1 मीटर हो गया, ठीक है। एरिया जो सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, अगर हमारा सरफेस एरिया लेट्स सपोज 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। या इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली Q, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर एरिया दैट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट फ्लक्स। तो यहां से हमारा ये आ जाएगा dt बाय dx ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें थिकनेस 1 मीटर है, चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना है, ठीक है। तो दिस थिकनेस इज 1 मीटर
चलिए ये सरफेस एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं ये प्लेन वॉल है हमारा किसी भी मटेरियल का ना। तो अब इस मटेरियल से आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा। तो इस इंड से इस इंड के बीच टेम्परेचर डिफरेंस भी हम लोग ले लेते हैं T1 माइनस T2 दैट इज 1 डिग्री सी ना। तो आपको समझना होगा, तो इस स्थिति में जो हीट ट्रांसफर होगा वो बिल्कुल उसके थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर होगा। दैट मींस आई कैन से दैट थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू 1 मीटर थिकनेस ऑफ मटेरियल having 1 meter square its heat transfer area, surface area, and having temperature difference 1 degree C। मतलब किसी भी मटेरियल में अगर 1 डिग्री सी टेम्परेचर डिफरेंस है, 1 मीटर थिकनेस है और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, तो अब इस स्थिति में इस मटेरियल से जितना हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी योर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड है, कई बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते जाते हैं। चलिए ये मैंने आपको इसका डिफिनेशन बताया। अगर यूनिट आप देखें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं इसका यूनिट ना। ये हमारा वॉट है, ये हमारा मीटर स्क्वायर हुआ, ये डिग्री सी आप ले सकते हो, केल्विन भी ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो मीटर। 1 मीटर मीटर कट जाएगा तो यहां से आप देखोगे के का क्या निकल जाएगा ना। के का अगर आप यूनिट देखोगे तो बहुत इजी है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे वॉट बाय मीटर डिग्री सी, या आप लिख सकते हो वॉट बाय मीटर केल्विन, क्योंकि केल्विन हो या डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल में एक ही होता है, राइट। चलिए तो ये आपको एक बेसिक आइडिया आ गया मैथमेटिकल का। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो उसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है कि थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल का ज्यादा होगा, किसका कम होगा। किसी का अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, और किसी का कम है। एयर का जैसे थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्यों एयर का कम है ना। डायमंड का ना, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसके ज्यादा होते हैं, राइट। क्यों उसके ज्यादा होते हैं, वाटर का हमारा कम है, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे जो है यहाँ पे आपको निकलेंगे, तो जो आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए तब आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है ना, हम लोग बात करते हैं कि कंडक्शन जो है वो किस मटेरियल में ज्यादा होगा ना, कंडक्टिविटी किस मटेरियल का ज्यादा होगा, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कंडक्शन अगर हो रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी ना, वो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी हुई, और टेम्परेचर डिफरेंस तो होना ही चाहिए, बिना उसके तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, अच्छी है, इसका मतलब हुआ बहुत अच्छे से उसमें कंडक्शन होगा। तो जहां कंडक्शन अच्छे जिस स्टेट में हो रहा है, जिस मटेरियल में हो रहा है, डेफिनेटली उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो अब आप यहां से गेस कर सकते हैं ना कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के किसी भी सब्सटेंस के फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो अगर हम ये तीनों की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें हमारा कंडक्शन का ऑर्डर क्या होगा। डेफिनेटली सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कंडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो सॉलिड में कंडक्शन ज्यादा होगा, दैट मींस आई कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड डेफिनेटली विल बी मोर देन दीज टू ना। तो ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का ना, अगर जनरल आपसे पूछा जाए कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी, तो डेफिनेटली लिक्विड से ज्यादा होगी ना, और लिक्विड की कंडक्टिविटी डेफिनेटली गैस से ज्यादा होगा। ये एक ट्रेंड है जो आप कॉमनली रख सकते हैं, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कंडक्शन ही सॉलिड में ज्यादा हो रहा है, डेफिनेटली सॉलिड की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। गैस में कंडक्शन ही बहुत कम हो रहा है तो उसमें हमारा कम होगा, राइट। और जो रीजंस हमारे कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही रीजन कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा एक, तो मैंने तीनों फेज में बता दिया सब्सटेंस का। अगर आपको एक ही सब्सटेंस लिया जाए, लेट सपोज जैसे हम लोग वाटर ले लेते हैं ना, वाटर लिक्विड है, चलिए उसका सॉलिड वर्जन ले लेते हैं। तो लेट सपोज हम ले लेते हैं आइस, लेट सपोज हमने ले लिया वाटर, और लेट सपोज ले लिया हमने वाटर वेपर। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि ये हमारा 3 अलग अलग फेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेम सब्सटेंस है, लेकिन अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे तो क्या यह इक्वल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग फेज में डेफिनेटली सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। बिल्कुल भी आप इसे नोट कर लेंगे। तो ध्यान रखना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस और सेम मटेरियल है, तो जो उसका सॉलिड फेज होगा डेफिनेटली
उसमें उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मटेरियल वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा थर्मल कंडक्टिविटी चेंज करता है, राइट। और फिर हम लोग लास्ट में एक सॉलिड पे डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग गैस की बात करते हैं। अगर हम गैस की बात करें कि क्यों कम होता है ना, यहां पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तो पहले हम लोग गैस को देखते हैं। तो गैस में अगर आप देखेंगे ना कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इन गैसेस, तो अगर इसको हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो गैस में जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल उसके काफी दूर दूर होते हैं ना, और उसमें जो भी कंडक्शन होने का कारण है वो क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल या डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल। तो चूंकि गैस में मॉलिक्यूल हमारे काफी दूर दूर होते हैं, राइट, तो डेफिनेटली कंडक्शन इसमें बहुत कम होगा, राइट ना, यही रीजन है। लेकिन अगर इमेजिन करिए आपसे कोई पूछा जाए कि लेट सपोज आप गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो, राइट, मान लेते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अब बताइए उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा, राइट। अब आप जानते हो कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर किससे जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ना। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एवरेज रैंडम एनर्जी है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप खुद सोच सकते हो कि उसकी जो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। उसमें रैंडमनेस बढ़ेगा तो उसमें मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, और जब वो टकराएगा ना तो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल के पास है, एक के पास कम है, तो रैंडमनेस अधिक होने के बाद जब कोलिजन होता है तो वहां पे क्या मोमेंटम या एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जो हायर है वो लोअर को दे देगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हमारा मॉलिक्यूल का क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, राइट। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, इसका मतलब आई कैन से दैट यहां पे क्या होगा, कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, तो यहां पे आपका कॉलिजन बढ़ जाएगा। और जब कॉलिजन बढ़ेगा तो आई कैन से दैट वहां पे जो कंडक्शन हो रहा है वो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, वहां पे जो हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया ना। तो यहां से आई कैन से दैट यहां पे हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट विल इंक्रीजेस ना, और ये इंक्रीज अगर हो गया इसका मतलब आई कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑफ गैस जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया, और तो कोई रीजन है नहीं ना। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर अगर हम गैस का बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, क्या होगा, आंसर बढ़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ना, आप पढ़ चुके हैं कि योर काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ MB स्क्वायर मॉलिक्यूलर पे ना, और मैंने VRMS आपको मॉलिक्यूल का बताया था, दैट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा रिलेशन है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारा रिलेटेड है किससे, अगर आप इसको रिलेट कर सके तो यहीं से आपको एक रिलेशन भी मिल जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का ना। ये हमारा कहीं ना कहीं रिलेटेड है टेम्परेचर से ना, और आप देख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपका कहां से, थर्मल कंडक्टिविटी से, राइट। तो आप देख सकते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस जो है ना वो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। तो आई कैन से दैट इस रिलेशन के आधार पे आप बता सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दैट इज नथिंग बट द डायरेक्टली रिलेटेड विद द टेम्परेचर, बिल्कुल सही। और तो ये एक रिलेशन हो गया, और चाहे आप अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट पे बात करें तो भी आप बता सकते हो कि काइनेटिक थ्योरी के आधार पे ना कि आपका जो इसका थर्मल कंडक्टिविटी होगा कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी को अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बताऊं जो कॉमनली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि एयर गैस है हमारा, एयर का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बताइए उसकी कंडक्टिविटी क्या होगा, व्हाट विल योर आंसर, आई होप यू कैन आंसर, राइट। चलिए ये तो हमारी गैस की बात हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा लिक्विड पे आते हैं, राइट। चलिए तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है लिक्विड की बात करते हैं ना, लिक्विड में ये बिहेवियर हमारा कैसा रहता है। तो अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में ना डेफिनेटली हमारे मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, राइट। इसमें हमारा जो है अगर हम उसके मॉलिक्यूलर एनर्जी को देखें तो गैस से
ज्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल पास है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉलिड से कम होगा। ये कहीं ना कहीं इस बीच में ये लाई करता है ना, इसीलिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इसके बीच में ही लाई करती है। लेकिन इसमें समझना होगा कि इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है ना। पैटर्न ये है कि ये कुछ मटेरियल टू मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जिसमें आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और बहुत ऐसे लिक्विड हैं जिसमें टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, लेट सपोज ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी उसका घट भी जाता है। तो थोड़ा सा ये आप एक पैटर्न नहीं बता सकते हो, एक जनरलाइज वे में नहीं बता सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि लिक्विड के केस में क्या होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो व्हाट विल योर आंसर? सर ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड ना। ये बेस्ट आंसर हो जाएगा कि लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट मे इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर ना। अच्छा, प्रेशर की बात अगर करें जैसे, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेशर पे कंडक्टिविटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है लिक्विड की। अगर मान लीजिए वाटर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो भी उसकी कंडक्टिविटी वही होगी जो अगर हम 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके चले जाएं ना। तो ध्यान रखना है कि लिक्विड में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। ये प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है ना। तो आपको समझना होगा कि लिक्विड में जो है ना, हम कुछ स्ट्रॉन्ग हमारे पास आंसर नहीं है। इट मे इंक्रीज मे डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड, राइट। इसमें प्रेशर की बात करें, प्रेशर पे बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करता है ना। चलिए, तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड में ये कैसे होता है, राइट। सॉलिड ही सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडक्शन में ही सॉलिड सबसे ज्यादा होता है ना। नाउ विल डिस्कस इन द केस ऑफ सॉलिड। अब देखिए, सॉलिड में भी हमारे पास बहुत तरह के सॉलिड आ जाते हैं। अगर आप सॉलिड की बात करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सॉलिड में बहुत तरह के सॉलिड है। ये तो क्लियर होगा कि सॉलिड में कंडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी सॉलिड की लिक्विड और गैस से काफी ज्यादा होगी। ये तो हमारा क्लियर है। तो कभी भी आपको अगर कंपैरिजन करने के लिए दे या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने दे, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फेज क्या है, तो उसके आधार पर आप बता सकते हो। सॉलिड में जैसा कि हम लोग जानते हैं, 2 रीजन हमारे पास कंडक्टिविटी का था। एक था फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्योर मेटल है ना, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास प्योर मेटल था तो प्योर मेटल में क्या रीजन था? दैट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक हमारे पास जो आंसर था वो था मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ना इन लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। कोई भी क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो उसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है उस पर हमारा डिपेंड करता है, राइट। तो अगर आप प्योर मेटल की बात करें, इसमें फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। जैसे कि आप ले सकते हो, हमारा एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब आप देखोगे काफी अच्छे हमारे थर्मल कंडक्टर है ना। चलिए, तो इसमें हीट का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब अगर इसमें समझिए कि लेट सपोज अगर हम इस प्योर मेटल को हमने लेट सपोज कुछ इंप्यूरिटीज मिक्स कर दिया ना, मान लीजिए इंप्यूरिटी मिक्स किया किस तरह से? ड्यूरिंग एल्लोइज फॉर्मेशन। तो अगर इंप्यूरिटीज मिक्स करके मान लीजिए आपने एल्लोइज बना दिया, किसका? प्योर मेटल का। अगर प्योर मेटल का एल्लोइज बना दिया, तो अब सवाल उठता है कि क्या इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो सबसे पहले समझना होगा कि जब हम एलॉय बनाते हैं तो अदर मटेरियल को उसमें ऐड करते हैं ना, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं वो इंप्यूरिटीज जो है हमारे प्योर मेटल के जो भी लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, उस बीच में वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं एब्रप्ट होता है ना, कम होता है। तो जिसके वजह से देखा गया है कि यहां पे एलॉयज के थर्मल कंडक्टिविटी कम होते हैं कंपेयर टू प्योर मेटल ना। तो ध्यान रखना है, थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप एलॉय की बात करोगे ना, तो दैट विल बी लेस देन दैट इज ऑफ प्योर मेटल। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंप्यूरिटीज मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, उसके लैटिस ना, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पाथ को वो रोक देता है, डिस्टर्ब करता है, उसके मूवमेंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, आप अगर आयरन देखेंगे दैट इज ए प्योर मेटल ना, और इसी से बना हुआ अगर आप स्टील देखेंगे
ना, तो आप पाएंगे ना कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, चूंकि एलॉय है ना आयरन का, इससे कम होगा। ये भी क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, ये तो हमने प्योर मेटल की बात की। अब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास जैसे जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जैसे कि हमारा डायमंड है ना, हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है, तो ये सब काफी हाईली थर्मल कंडक्टिव होते हैं क्योंकि इसके लैटिस बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना, आप देख सकते हो जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन मटेरियल, जैसे कि आपके पास डायमंड हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो these are the material which are having very high thermal conductivity। ये टेबल में बहुत ही ऊपर होते हैं। अगर इसका वैल्यू देखेंगे डायमंड का तो आप लोग याद भी रखिए नियरली 2400 के अराउंड होता है ना। इससे भी एक अच्छा मटेरियल होता है ग्राफीन, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एलोट्रॉप्सी है कार्बन का ना, वो भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। वो सबसे उसके तो 3000 से 5000 के बीच में उसका रेंज रहता है ना। तो ये हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना, ड्यू टू इट्स परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। इसके बाद हमारा हो जाएगा प्योर मेटल का, उसके बाद हमारा हो जाएगा एलॉयज का ना। तो इस तरह से आप अलग अलग मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी को समझ सकते हैं। मैं आपको ना स्क्रीन पे एक डिस्प्ले एक चार्ट दे दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल डाटा रखिए और कुछ कुछ वैल्यूज याद रखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। आप वाटर का याद रखें ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर, एयर, डायमंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना है वाटर का नियरली 0.6 वाट पर मीटर डिग्री सी होता है। अगर आप एयर की बात करें तो 0.024, ये इससे भी काफी कम होता है। यू कैन सी द वैल्यूज ना। अगर आप डायमंड की बात करो इट्स नियरली 2400 ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लाइक इंसुलेटर होते हैं, आप जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होगी, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर। जैसे कि आप देख सकते हो वुड ना, लकड़ी जो है, फोम हो गया ना, तो ये सारे हमारे जो है वो काफी लीस्ट थर्मल कंडक्टिव है ना, उसमें कंडक्टिविटी बहुत कम होती है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जब आप टच करेंगे तो चूंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा क्योंकि हमारा कंडक्टिविटी ज्यादा है। जैसे कि स्टील चेयर ले लेते हैं ना, मैंने एग्जांपल दिया था स्टील चेयर और वुडन चेयर वाला। तो स्टील चेयर को जब आप टच करेंगे ना तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वुड, तो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू बहुत ज्यादा होगा। तो आपको जो सेंस आप करोगे वो हमेशा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेंस, इसलिए वो आपको ज्यादा हीटेड फील होता है। एक्चुअली में उसका टेम्परेचर और लकड़ी के वुड के चेयर का टेम्परेचर सेम रहता है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल आप सेंस करते हो कि ये आपको ज्यादा गर्म लग रहा है, ये ज्यादा आपको कम गर्म लग रहा है। उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। नहीं, कभी भी हम लोग जो टच करते हैं तो वो रिलेटिव हॉटनेस और रिलेटिव कोल्डनेस को मेजर करते हैं ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को सेंस करते हैं। कभी भी टेम्परेचर हम लोग बाय टचिंग, कभी भी हम किसी का टेम्परेचर नहीं बता सकते, उसके लिए आपको थर्मोमीटर लेना पड़ेगा। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए ना वो रिलेटेड है थर्मल कंडक्टिविटी से, कुछ मटेरियल है यहां से आप याद रखोगे। और हमेशा याद रखना है ना, अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो बताइए क्या होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा ना। जैसे हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो एक समय बाद वो लिक्विड बनता है, फिर उसे गर्म करते हैं तो गैस बनता है। तो आप क्या पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, जब हम हीट अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड कमजोर होने लगता है, वो दूर दूर होने लग जाता है ना। जब बॉन्ड उसका कमजोर हो गया, वो मॉलिक्यूल्स दूर हो गया, डेफिनेटली उसमें वाइब्रेशन भी हमारा जो ऑर्डरली हो रहा था वो डिसऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आप देखते हैं सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस बनता है। तो अगर आप सॉलिड को गर्म करोगे तो डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन डिस्टर्ब होगा, कम हो जाएगा। तो आई कैन से दैट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा जो सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी है क्या होगा, वो जनरली घट जाएगा। लेकिन फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आता है, तो हम लोग उसको नहीं कर रहे। एक कॉमन मैं आपको बता रहा हूं कि सॉलिड में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कम होंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसमें बढ़ जाएगा।
और सॉलिड में जो मेन हमारा रीजन है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ही है। किसी भी लैटिस में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ही उसका मेन रीजन है कंडक्शन का। जब कंडक्शन ही कम आपका हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कंडक्शन के बारे में, जो कि कंडक्टिविटी से लिंकअप है। आपको समझना होगा कि कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप इंटरव्यू में दे सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। आई होप मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर ली है ना। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ना। मैं कुछ डाटाज जो है वो आपके स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में भी जानेंगे ना। तो तब तक के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।